इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो अर्थ का जो ओरिजिन है, इवोल्यूशन है, वो कैसे हुआ। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे थ्योरीज हैं। तो वो दो भाग में बटे हुए हैं। पहला है आपका रिलीजियस कॉन्सेप्ट। रिलीजियस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये कहा जाता है कि भगवान ने इसको क्रिएट किया है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलीजियस कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में भी दो पार्ट है। ये जो है ये दूसरे पार्ट में आता है और ये पहला पार्ट है। इसमें जो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि जो हॉट और कोल्ड ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट है उसको माना जाता है कि मतलब पहले पूरा लावा था, फिर उसके बाद आपका पूरा धरती पूरा कोल्ड हो गया, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बोला गया। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है उसमें जो हेवनली बॉडीज है, मतलब बाहर से कोई स्टार है या स्टार्स के टकराने पे या स्टार्स के कुछ अलग प्रक्रिया होने की वजह से ये जो आपका सोलर सिस्टम है, जो अर्थ अर्थ है, वो क्रिएट हुआ है। तो जैसे मोनलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर कोई एक हेवनली बॉडी का अगर योगदान है, ठीक है, तो वो आता है मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। अगर मान के चलिए कि दो हेवनली बॉडीज में अगर कुछ टकरा रहा है या उसमें उस कॉन्सेप्ट में अगर दो हेवनली बॉडीज का यूज हो रहा है, तो वो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। और जो तीसरा है वो है बाइनरी स्टार या ट्राई हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि दो से अधिक जो हेवनली बॉडीज है या स्टार है, उनके कुछ एक्टिविटी की वजह से आपका जो सोलर सिस्टम है, आपका जो अर्थ है, वो इवॉल्व हुआ है, वो ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो कुछ थ्योरीज हैं जो कि बताते हैं कि कैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो अर्थ है, वो इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं ये गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। ठीक है, उन्होंने कैसे बताया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे क्रिएट हुआ। तो उन्होंने बोला कि जो सोलर सिस्टम है शुरुआत में वो जो क्लाउड का एक डस्ट ऑफ क्लाउड था। ठीक है, इसमें कई सारे डस्ट थे। अब इस डस्ट के अंदर में कुछ सुपर नेचुरल हार्ड मैटर थे जो कि तेजी से यूनिवर्स में एक्सपेंड हो रहे थे, फैलते जा रहे थे। और ये जो क्लाउड है इसको हम न्यूबेला कहते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूबेला है इसके अंदर जो ये जो है ना, ये धीरे धीरे रोटेट भी हो रहा था। ठीक है, साथ साथ ये रोटेट भी हो रहा था। तो रोटेट होने की वजह से इसके अंदर में जो मैटर्स थे वो आपस में टकरा रहे थे, कोलाइड हो रहे थे। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। और कोलाइड होने की वजह से इसमें से हीट रिलीज हो रहा था। हीट रिलीज होने से इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा था न्यूबेला का। अब इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज होने की वजह से इसका स्पीड और बढ़ता था और कोलिजन होता था और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता था। ठीक है, तो ऐसे होते होते ये जो न्यूबेला है इसका साइज जो है बढ़ने लगा, एक्सपैंड होने लगा। ठीक है, और रोटेशन जो है इतना फास्ट हो गया था कि जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब वो फोर्स जो अंदर से बाहर की ओर जाता है, वो हाई था सेंट्रीपिटल फोर्स से, मतलब वो फोर्स जो कि अंदर की ओर लगता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत हाई हो गया था। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हाई हुआ, तो इससे क्या हुआ कि ये जो न्यूबेला है, यहाँ पे मैं और बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये न्यूबेला है, ये क्या होने लगा, गोल गोल घूमने की वजह से बल्ज होने लगा। मतलब ये जो एरिया है ये फूलने लगा। ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से ये फूल गया, मतलब अब वो इस तरीके से फूल गया ऐसा टाइप का। ठीक है, बल्ज हो गया न्यूबेला। और यही जो बल्ज जो हुआ, ये अलग होके, न्यूबेला से अलग होके एक रिंग फॉर्म किया। ठीक है, और ये ऐसी ही एक रिंग नहीं फॉर्म किया, ये लगभग, ये जो न्यूबेला है इसने लगभग 9 रिंग फॉर्म किए। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते बल्ज हो के फैल फैल के अलग होते होते 9 रिंग फॉर्म किए। और आखिरी में जो न्यूबेला है वो ऐसी ही का नॉर्मली एक रिमेन पड़ा रहा, मतलब वो कुछ नहीं हुआ, ऐसी नॉर्मली रहा। ठीक है, और यही जो 9 रिंग है आगे चल के प्लेनेट के रूप में फॉर्म हुए। ठीक है, यही जो 9 रिंग है वो आगे चल के 9 प्लेनेट बने। ठीक है, तो इस थ्योरी से, मतलब इस थ्योरी ने यही इसी तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा जो प्लेनेट है, वो इस तरीके से बना।
ठीक है। इसका डीमेरिट ये था कि भाई ये जो मैटर है, ये जो प्री मॉड्यूल मैटर कह रहे हैं, ये आए कहाँ से, साथ ही साथ ये ये मोशन कैसे होने लगे, ये गोल गोल घूमने कैसे लगे, साथ ही साथ जब भी कोई चीज एक डायरेक्शन में सारे के सारे घूम रहे हैं तो वो एक दूसरे से कोलाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे ये मैटर है, जब सभी सभी एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहे हैं तो वो आपस में कोलाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज को इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इस थ्योरी का डीमेरिट था। अब जानते हैं दूसरा थ्योरी को। दूसरा जो थ्योरी है वो है न्यूबुलर हाइपोथेसिस बाय लैपलास। इसमें क्या बोला गया कि न्यूबेला है जिसमें हॉट गैस है, ठीक है, अब वो कंटिन्यू रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस में, ठीक है, और धीरे धीरे ये ठंडा होता जा रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी है, तो ये जो न्यूबेला है वो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो कि पहले बहुत फैला हुआ था, अब ये सिकुड़ रहा है, ठीक है, ठंडा होने के साथ साथ सिकुड़ रहा है और लिक्विड स्टेट में होता जा रहा है। और इसका सिकुड़ने के साथ साथ इसका जो स्पीड है, रोटेशन का स्पीड है, वो भी बढ़ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि जब इसका स्पीड बढ़ रहा है तो इस न्यूबेला का एक आउटर रिंग सेपरेट हो जाता है। मान लीजिए ये एक आउटर रिंग सेपरेट हो गया, ठीक है, मतलब ये इतनी तेजी से घूम रहा है कि इससे एक हिस्सा अलग हो गया, मतलब एक रिंग के रूप में आउटर रिंग सेपरेट हो गया। और यही जो आउटर रिंग है ये आगे चल के और 9 रिंग बनाते हैं, ठीक है, तो एक सिंगल रिंग से और 9 रिंग बनते हैं जो कि आगे चल के प्लैनेट बनते हैं। तो इस थ्योरी का ऐसा मानना है, ठीक। तो इसके जो डीमेरिट थे वो क्या कह रहे थे कि भाई ये न्यूबेला आया कहां से, ये जो 9 रिंग है ये कैसे एक रिंग से बने। सेम वैसी ये जो एक रिंग है, मतलब ये कहना था कि इस एक रिंग से सिर्फ 9 रिंग ही क्यों निकले, है ना, इस एक रिंग से ये 9 रिंग क्यों निकले, 9 से ज्यादा क्यों नहीं निकले। साथ ही साथ इस न्यूबेला से सिर्फ एक ही रिंग क्यों बाहर आया, क्यों एक से ज्यादा रिंग बाहर नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। साथ ही साथ इसका एक और डीमेरिट था कि अगर जो न्यूबेला का रिमेनिंग पार्ट है जो कि आगे चल के सन बन गया, बाकी जो है 9 प्लैनेट बन गए, तो ये जो सन है ये भी जब घूम रहा है तो इसके जो इक्वेटर है, तो घूमने की वजह से इक्वेटर में बल्ज काहे नहीं आ रहा, मतलब ये फूला हुआ क्यों नहीं है इस साइड से, ये एकदम गोल क्यों है। तो इस चीज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया कि जितने भी प्लैनेट घूम रहे हैं तो जो उनके सैटेलाइट है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, मतलब जो पेरेंट प्लैनेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके जो सैटेलाइट है वो क्यों मूव कर रहे हैं, उसके उसी के डायरेक्शन में क्यों नहीं करेगी। जो पेरेंट प्लैनेट है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में प्लैनेट सैटेलाइट जो है वो मूव क्यों नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जुपिटर हो गया और सैटर्न हो गया, तो जो जुपिटर और सैटर्न का जो सैटेलाइट है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसका जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हुआ। तो इस चीज को इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये इस थ्योरी के डीमेरिट्स थे। अब जानते हैं अगला थ्योरी, यह है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। इसमें इन्होंने ये कहा कि दो हेवनली बॉडीज थे, ठीक है, दो हेवनली बॉडीज थे, एक है सन जिसको इन्होंने प्रिमिटिव सन कहा, ठीक है, और एक है आपका इंट्रूडिंग स्टार, ठीक है, प्रिमिटिव सन और इंट्रूडिंग स्टार, ठीक है, ये हमारा जो सन है उस ओरिजिनल सन को प्रिमिटिव सन कहा है, ठीक है, ये है इंट्रूडिंग स्टार, ठीक है। अब इसने ये बोला ये जो इंट्रूडिंग सन है ये साइज में इस प्रिमिटिव सन से बड़ा है, प्लस ये जो हमारा प्रिमिटिव सन है ये बिग गैसियस मास ऑफ मैटर है, इसमें बहुत सारा गैस भरा हुआ है, ठीक है, तो गैसियस मैटर इसमें ज्यादा है। तो जब भी ये जो इंट्रूडिंग सन है ये जब ऐसा यहां से मूव करता है, ठीक है, तो जब भी ये अपने इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये इंट्रूडिंग सन, ये जैसे मान लीजिए ये इंट्रूडिंग सन है, ये इस डायरेक्शन में से मूव कर रहा है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस प्रिमिटिव सन पे पड़ता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ने की वजह से इसका कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, ठीक है, और वो बाहर आके इस प्रिमिटिव सन से अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो गया। तो ऐसे ही इंट्रूडिंग सन
कई बार यहां से घूमता है, जिसकी वजह से इस प्रिमिटिव सन से 9 अलग अलग जो गैसियस मैटर है वो डिटैच होते हैं और यही आगे चल के प्लेनेट बनता है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो सिगार शेप में होता है, मतलब लगभग इस तरह के शेप में। थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन गया, यहां पे बना देता हूं, है ना, थोड़ा सा मतलब चपटा सा। ठीक है, तो सिगार शेप में रहता है, ऐसा ऐसा मतलब इस थ्योरी ने बताया। ठीक है, तो इस थ्योरी का यही एक्सप्लेनेशन था कि सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट है वो कैसे फॉर्म हुए। कि जो प्रिमिटिव सन थे उससे जो गैस था वो डिटैच हो रहा था, और डिटैच कौन कर रहा था, आपका ये जो इंट्रूडिंग सन है वो जब भी वो मूव करता था तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ हिस्सा अलग होते जाता था। ऐसे कर करके 9 हिस्से अलग हुए और 9 प्लेनेट फॉर्म हुए। अब जानते हैं कोलिजन हाइपोथेसिस ऑफ जेफरीज। इन्होंने कैसे बताया कि जो हमारा जो प्लेनेट है वो कैसे फॉर्म हुआ। इन्होंने बोला कि 3 हेवनली बॉडीज थे, एक है आपका सन और एक है आपका इंट्रूडिंग स्टार और दूसरा है आपका कंपेनियन स्टार। अब इसमें होता क्या है कि ये जो इंट्रूडिंग स्टार है कंपेनियन स्टार से टकरा जाता है, कोलाइड हो जाता है। कोलाइड होने की वजह से कंपेनियन स्टार के जो पार्ट्स है, जो टुकड़े हैं, वो सन के अराउंड घूमने लगते हैं। तो यही जो टुकड़े हैं आगे चल के 9 प्लेनेट फॉर्म करते हैं और आगे चल के ये सोलर सिस्टम बनता है। तो इस थ्योरी का ऐसा कहना है। इसमें भी वही डिमेरिट्स है कुछ कुछ, जैसे कि 2 स्टार इतने पास नहीं है कि वो आपस में टकरा सके, तो ये इम्पॉसिबल है ना। तो जैसे ये एक स्टार हो गया, ये एक स्टार हो गया, तो वो इतने पास नहीं है कि वो एक दूसरे से टकरा सके, ये इसका डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट ये हो गया कि भाई ये जो इंट्रूडिंग स्टार है उसका डेंसिटी क्या है, वो चीज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये हो गया इस थ्योरी का डिमेरिट्स। उसके बाद आता है आपका बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय रसेल। इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने बोला कि 3 स्टार थे, एक था सन, एक था कंपेनियन स्टार और एक था आपका अप्रोचिंग स्टार। ठीक है, अब ये अप्रोचिंग स्टार क्या करता था, ये भी अपना ऐसा मूव होता था। अब इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो कंपेनियन स्टार होता था इसमें का कुछ हिस्सा अलग होता जाता था। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो अप्रोचिंग स्टार के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस कंपेनियन स्टार का कुछ हिस्सा ऐसा अलग होता जाता था। ठीक है, जब भी ये इधर से पास से गुजरता था, तो यही जो अलग हुआ हिस्सा है आगे चल के ठंडा होके सन के अराउंड घूमने लगा। ठीक है, तो इस थ्योरी का ऐसा मानना है। उसके बाद आता है आपका सुपरनोवा हाइपोथेसिस बाय होयल। इसमें बोला कि सबसे पहले एक सन था, फिर आपका सीएस था, मतलब कंपेनियन स्टार, इसको इन्होंने नोवा स्टार करके भी बोला। अब ये क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन होने लगा। अब ये जो हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन इसमें जो हो रहा था, इससे इसमें हाई हीट पैदा हो रहा था। लेकिन एक समय के बाद जो हाइड्रोजन और हीलियम है सब खत्म हो जाता है और ये जो नोवा स्टार है ये एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड होने की वजह से इसके जो पार्ट्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और वो सन के अराउंड घूमने लगते हैं और वही आगे चल के 9 प्लैनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये है सुपरनोवा हाइपोथेसिस बाय होयल। तो इस तरीके से कुछ ये सारे थ्योरीज हैं जिसको सिर्फ आप डायग्राम के रूप में याद रख लीजिए, एकदम डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। कि कैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है और अर्थ है उसका ओरिजिन या इवोल्यूशन कैसे हुआ।